सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। ये लेक्चर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का दूसरा लेक्चर होने वाला है। इसके पहले लेक्चर में हमने किया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। इन सभी बातों को हमने लेक्चर 1 में कंप्लीट किया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करें और शुरू से देखें। अगर आपको केमिस्ट्री में कोई दिक्कत है तो आपको वो दिक्कत पूरा होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी जो जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है चैप्टर नंबर 1 में, उन सभी प्रकार को पढ़ेंगे और एक एक रिएक्शन को बहुत आसानी से समझते चलेंगे। आपको बस अंत तक देखना है वीडियो को, आपको कंप्लीट होता जाएगा सब कुछ। ठीक है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप शुरू से लेक्चर को देखें। मेरा बेसिक लेक्चर भी डाला हुआ है, तो केमिस्ट्री के बेसिक 3 लेक्चर हैं, आप वो पहले बेसिक 3 लेक्चर को ख़त्म कीजिए। उसके बाद फिर आप लेक्चर 1 से जो चैप्टर का है उसको देखना शुरू करिए, तो आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा आज पढ़ना है हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और भी रिएक्शंस पढ़ने, जैसे कि एक तो संयोजन पढ़ना है, फिर हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया को, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया को, और उसके बाद पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया को, फिर हम लोग पढ़ेंगे अवक्षेपण को, और साथ साथ में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को भी हम लोग पढ़ेंगे। ये तो मैं बस एक माइंड मैप लेके आया हूँ आप लोग के लिए। मैं अगर एक ही में अगर बोला जाए तो उन सभी तमाम अभिक्रिया को हम लोग एक जगह पर देखा जाए तो मतलब अगर पूरे तरीके से, तो ये सारा चीज़ हमें पढ़ना है। ठीक है, मैं इतना छोटा करूँगा आपको दिखाई नहीं देगा, बट हमें ये सारा चीज़ को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो संयोजन और वियोजन अभिक्रिया क्या होता है उससे रिलेटेड हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, मैं यहाँ थोड़ा एक हेडिंग डाल देता हूँ, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया को ना इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस इंग्लिश वर्ड से भी आपको समझ में आ रहा होगा, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। मतलब अगर पदार्थ आपस में जुड़ रहा है तो जुड़ने के बाद मतलब अगर देखा जाए कोई नया पदार्थ का निर्माण होगा, तो वैसा कंडीशन में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो संयोजन अभिक्रिया है उसमें अगर कोई जो अभिकारक है वो अगर ए है और दूसरा अभिकारक कुछ बी है, और ये दोनों को मिलने से कुछ एक बन गया ए बी, ये दोनों एक साथ हो गया। ऐसे बोलोगे कि ए और बी, यहाँ भी ए और बी तो यहाँ भी, लेकिन ये प्लस का साइन बता रहा है कि ये और ये क्या है, दोनों अलग है। तो दो अलग अभिकारक, देखो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे कहा जाता है अभिकारक। तो दो अलग अभिकारक मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, उसे हम लोग कहेंगे संयोजन। मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, वहां से क्लियर होगा। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन लिखूं, ठीक है, तो हाइड्रोजन को हमेशा लिखा जाता है रिएक्शन में H2। उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि हाइड्रोजन द्विपरमाणुक होता है तो H2 लिखेंगे, और ऑक्सीजन भी द्विपरमाणुक होता है तो क्या लिखाएगा, O2। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों, तीर का निशान दिया जाता है अभिकारक और प्रतिफल को अलग करने के लिए, यानी ये दोनों आपस में अभिक्रिया किया, और अभिक्रिया जब करेगा तो हमने लिख दिया H2O। वास्तव में जब रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन का परमाणु जिसकी संयोजकता 1 होती है और ऑक्सीजन की परमाणु जिसकी संयोजकता 2 होती है, इसकी संयोजकता को पूरा करने के लिए एक ऑक्सीजन के परमाणु पर कितने हाइड्रोजन के परमाणु आएंगे, 2। तो ये रिएक्शन में बनेगा H2O। तो ये एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ, तो एक और ऑक्सीजन है तो 2 और हाइड्रोजन होगा। मतलब यहाँ हम कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। यानी यहाँ भी हम कितने से गुना करेंगे, 2। ये हुआ हमारा
रासायनिक समीकरण संतुलित। अगर ये सब चीजें समझ नहीं आ रही तो बेसिक लेक्चर को आप देखें एक बार, ठीक है, आपको वहां से क्लियर होगा। अब मैं इसे समझाता हूं कि आखिर ये संयोजन अभिक्रिया क्यों है। ठीक है, यहाँ है क्या कि तीर के इस तरफ ध्यान देना, तीर के इस तरफ आप देख रहे हो कि ये 2 है और इधर कितना है, 1 है। तो कभी भी 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनेगा तो वैसी अभिक्रिया को हम कहेंगे कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। क्या याद रखोगे, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करेगा तो हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे C और O2, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके कई मतलब अगर ध्यान देना है सिंपली कि एरो के इस तरफ 1 से ज्यादा होगा और तीर के इस ओर 1 होगा तो हम उसको कह देंगे कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे यहां देखो क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं अगर नहीं दिख रहा है तो। लिखा हुआ है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक ही नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया। जैसे मैं ये बात बोला भी कि A और B मिला और AB एक साथ बन गया, तो ये 2 अभिकारक है और एक सिंगल बना है। इसे रिएक्शन से अगर समझना है तो कैसे समझोगे, ध्यान देना यहाँ पर। जैसे एक उदाहरण में क्या लिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड, जरा ध्यान देना, कैल्शियम ऑक्साइड को मैं यहाँ समझाऊं, यहाँ ध्यान दो क्या चीज है इसमें। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र जो होता है वो होता है CaO। तो यहाँ पर CaO है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं कली चूना। ठीक है, मार्केट में चूना आता है ना पुताई करने के लिए, वो चूना है। ठीक है, और पानी लिया गया है तो H2O। ये 2 अलग अलग क्या है, अभिकारक है। ये दोनों क्या हुआ, मिला, जैसे यहाँ लिखा हुआ है CaO प्लस H2O, और मिलकर इन दोनों को मिक्स किया गया तो ये दोनों आपस में बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। आपने घर में देखा होगा ना कि चूना को जब पानी में मिलाते हैं तो आपस में मिक्स होने के बाद खदखदाना शुरू हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाता है, और आपस में जब वो मिक्स होता है और वो गर्म होकर जब उष्मा निकलता है तो ये बन रहा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कि कैल्शियम जो है और ये ऑक्सीजन, ये जो जल में मौजूद जो है OH आयन और H प्लस आयन, अगर देखा जाए इसको ऐसे याद रखो HOH। ठीक है, और ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कैल्शियम होता है Ca और इसकी संयोजकता 2 होती है, और हाइड्रोक्साइड आयन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। तो इस आयन को संतुलित करने के लिए कितना आएगा, 2। तो ये और इसका दोनों का चार्ज बराबर हो जाएगा तो क्या बनेगा सूत्र, COH का होल 2। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो जब भी 2 पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ बना है तो इसको हम कह रहे हैं अभिकारक, और ये हो गया प्रतिफल। तो मैंने क्या बोला कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल यानी एक सिंगल कंपाउंड अगर बनाएगा तो हम कहेंगे कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ध्यान देना, इस अभिक्रिया में होता क्या है कि जब यह अभिक्रिया होता है तो इसके साथ साथ जो होता है ऊष्मा भी निकलता है। क्या निकलता है, इसके साथ साथ ऊष्मा निकलता है। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है, अभिकारक बोल रहे हैं सॉरी, प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है तो उन रासायनिक अभिक्रिया को कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब ये संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। कैसे बोलोगे, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का मतलब जो हीट है वो, और क्षेपी मतलब ऊष्मा निकलना। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिक्रिया होने पर ऊष्मा निकलेगा उसे हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ पर ऊष्मा निकलता है इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। इसलिए यहाँ देखो लिखा हुआ है कि यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है और उत्पाद यानी ये जो बना है इसको हम प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। ये उत्पाद CaOH का होल 2 जल में कैसा होता है, घुलनशील। अब इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं दीवारों की पुताई करने में। यहाँ से पेपर में सवाल आने का चांस बहुत रहता है। ये CaO जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, इसका एक कॉमन नाम होता है कली चूना। क्या इसका कॉमन नाम होता है,
इसका कॉमन नाम होता है कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना। सभी लिखूंगा तो टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। एक रिवीजन वीडियो के तौर पर इसे याद रखो, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना भी इसे कहा जाता है। और जब पानी मिलाया गया तो समझ जाओ कि बुझ गया, तो इसे कौन सा चूना कह देंगे? इसे बोल देंगे बुझा हुआ चूना, ठीक है। या फिर इसका जैसे कली चूना नाम है, वैसे इसका नाम होता है बखरा चूना, ठीक है। या फिर इसे कहा जाता है चूना जल भी। इसका जो पानी होता है ना, साथ मिल गया, इसे हम लोग और भी कहते हैं। अगर चूना जल का भी सूत्र पूछा जाएगा तो यही बताना है, अलग चीज नहीं बताना है, ठीक है। इंग्लिश में इसे कहा जाता है स्लेकेड लाइम, ठीक है। और इसे कहा जाता है क्विक लाइम, ठीक है। ये अलग अलग नाम है, यहाँ से पेपर में बहुत सवाल बनते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बखरा चूना, बुझा हुआ चूना, ये बिना बुझा हुआ चूना। और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? ये जो बुझा हुआ चूना या चूना जल, इसका इस्तेमाल किया जाता है दीवारों की सफेदी करने में, दीवारों की पुताई करने में, ठीक है। तो दीवारों की पुताई करने में इसका इस्तेमाल होता है। तो दीवारों की पुताई करने में होता क्या है, ध्यान देना। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवारों में पोता जाता है, तो ये है, तो ये क्या करता है, पुताई करने के बाद वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, ठीक है। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जब अभिक्रिया करता है तो ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो यही कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, जिसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, इसे हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं। तो ये सूखने के बाद जो चमक आता है ना, सफेद चमक, अगर सफेद से पुताई किया गया है तो ये जो चमक आता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। देखते हो पुरानी दीवार रहता है, बार बार पोता हुआ रहता है, तो पतला पतला परत जैसा जम जाता है, तो ये चमक जो आता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आता है। इसके कई नाम पूछे जाते हैं, जैसे अगर पूछा जाए खड़िया या चौक बोला जाए, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं। या फिर अगर बोला जाए चूना पत्थर, तो यही होता है जिसे हम कहते हैं लाइम स्टोन, ठीक है। या फिर इसे कहा जाता है क्या चीज, संगमरमर। संगमरमर का भी सूत्र यही होता है, जिसे ताजमहल बना हुआ है ना, जिस मार्बल से ताजमहल बना हुआ है, वो कौन सा मार्बल है? जो है संगमरमर है, कैल्शियम कार्बोनेट उसका फॉर्मूला होता है। अंडे का छिलका ऊपर वाला जो पार्ट है वो भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो ये जब रिएक्शन होता है, जब दीवारों की सफेदी के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन कर जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसके बाद दीवार जो है वो चमकता है, लाइट करता है, ग्लो करता है दीवार, ठीक है। ये रिएक्शन होता है। इसकी जांच करने के लिए पाइप से लेकर, अगर इस कि हमारे से हम जो श्वसन करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है श्वास छोड़ने पर, तो एक पाइप में ये अगर फूकेंगे एज इसको लेकर तो क्या होगा, ये बनने के कारण जो होता है विलयन का रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। मतलब ये जो है ना सेम रिएक्शन यही होगा। जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड मतलब फूकेंगे, तो ये जो शुरू में था चूना जल, ये सिंपल सिर्फ पानी लिए हैं, तो इसका तो भाई कोई खास रंग होता नहीं है। लेकिन जब ये रिएक्शन करता है इसके साथ, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेने के कारण जो विलियन का रंग होता है वो कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन से गैस की जांच के लिए जब हम क्या करते हैं चूना जल में, किसमें, चूना जल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट जल में होता है अघुलनशील, जिसके कारण विलयन का रंग कैसा हो जाता है, दूधिया, दूध की तरह सफेद हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर CO2 अगर अत्यधिक प्रवाहित किया जाए, अत्यधिक,
ठीक है ना, अधिक प्रवाहित किया जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के बाद आगे बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये जल में जो है वो होता है घुलनशील। ये जल में कैसा होता है, घुलनशील। और जब जल में घुलनशील होता है और इसका रंग धीरे धीरे वापस से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो वापस से जो चूना जल था, पानी था चूने का, वो वापस से कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। तो अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने के कारण ऐसा होता है, और जब एक सीमित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण विलयन का रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। यहाँ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इस बात को जरा ध्यान रखना आप। ठीक है, अब संयोजन अभिक्रिया के और भी कुछ एग्जाम्पल है जिसे ध्यान रखो। परिभाषा खाली रटने से नहीं कुछ होता है बाबू, इसलिए ध्यान रखना। जैसे कि कोयला, कोयला मुख्यतः कार्बन का बना हुआ होता है, जैसे देख रहे हो। तो कार्बन का संकेत C, और ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब C+O2। तो कार्बन की संयोजकता जो होती है, कार्बन की जो संयोजकता होती है, एक मिनट कोई और कलर से लिख देते हैं। कार्बन की संयोजकता 4 और ऑक्सीजन के बारे में बोला है इसकी संयोजकता 2। तो ये 4 पूरा करने के लिए ये कितना आएगा, 2 आएगा। तो C और O कितना, 2। ऐसे याद रखो, ठीक है, रिएक्शन में। फिलहाल 10 तक में ऐसे आपको काम चल जाएगा। तो C+O2 क्या बन जाएगा, CO2। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब कोयला जलेगा जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यहाँ भी ऊष्मा निकलता है, तो ये भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो यह अभिक्रिया दहन कहलाता है, और इसमें भी क्या होता है, ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। तो दहन कैसी अभिक्रिया है, तो दहन भी एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। दहन भी कैसी अभिक्रिया है, दहन भी जो होती है वो कैसी अभिक्रिया होती है, एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। ध्यान रखना, मतलब अधिकांश संयोजन अभिक्रिया जो होती है वो ऊष्मा क्षेपी, जिसमें कि ऊष्मा निकलता है। ठीक है, ये पार्ट तो हो गया। और जरा ध्यान देना, और कहाँ से सवाल बनेगा, पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू, इसलिए मैं सारा चीज बताते चल रहा हूँ। और सवाल कहाँ से बनेगा, मान के चलो ये वाला पार्ट, जैसे है मैग्नीशियम का जलना। ठीक है, मैग्नीशियम के जलने वाले पार्ट से मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg। तो Mg तो हो गया, मैं इसको थोड़ा बताता हूँ फिर यहाँ पर आऊँगा। ठीक है, चलो यहाँ आ जाओ, मैं थोड़ा बताता हूँ उसको। संयोजन अभिक्रिया ही तो अभी चल रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम जो है अगर हम लें, मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg। तो हमने Mg लिया, और जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वायु चाहिए, तो Mg+O2। फिर लगेगा यहाँ Mg2 क्यों नहीं लिखा है, यहाँ 2 क्यों लिखा है, ऑक्सीजन द्विपरमाणविक होता है। आप बेसिक लेक्चर को देखो, क्लियर हो जाएगा। अब तुम सोच रहे हो कि Mg और O2 Mg O2 लिख देंगे, तो ये गलत है। मैग्नीशियम देखो, रिएक्शन जब लेता है तो मैग्नीशियम की परमाणु, इसकी संयोजकता 2 होती है, और ऑक्सीजन की परमाणु की संयोजकता 2 होती है। तो ये मैग्नीशियम का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और ऑक्सीजन के एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन रख लेगा। तो जो सूत्र बनेगा वो बनेगा MgO। क्या सूत्र बनेगा, MgO। ध्यान रखना इस बात को, ये नहीं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 लिखा गया था तो वैसे ही यहाँ भी लिख देंगे, वैसे नहीं होगा। ठीक है, रटोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये रिएक्शन यहाँ भी देख पा रहे हो, तीर के इस तरफ 2 है, इस तरफ 1 है, 3 भी हो सकता है, उधर 1 ही रहेगा। तो संयोजन अभिक्रिया हुआ। अब मैग्नीशियम का जो रिबन होता है, मान लो कि ये जो रिबन है मैग्नीशियम का, ठीक है, तो ये क्रियाशील धातु है, इसको जब ऐसे ही छोड़ा हुआ रहता है तो मैग्नीशियम का जो बाहर बाहर परत है, तो धीरे 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 करके क्या होता है, वायु के साथ अपने आप रिएक्शन करके ये बना लेता है। ठीक है, स्लो स्लो रिएक्शन करके मैग्नीशियम की ऑक्साइड की परत बना लेता है। तो इसको जब जलाओगे तो जलेगा नहीं, तो पहले इन परत को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम रिबन को, मतलब Mg जो रिबन होता है, जलाने से पहले क्या किया जाता है, इसको रगड़ा जाता है ताकि अच्छे से अभिक्रिया करे।
ठीक है। जब इसको रगड़ा जाएगा तो ये जो बाहर बाहर जो परत है वो रगड़ने से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब इसको आग के हवाले करेंगे तो अभिक्रिया बहुत जल्द करेगा। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों रगड़ा जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है। तो मैग्नीशियम का रिबन ऐसे ही रख देने पर क्या होता है, धीरे धीरे अभिक्रिया करके उसका सतह पर ये चीज ऑलरेडी बन जाता है। तो ऑलरेडी बन गया तो अभिक्रिया कराओगे तो ये करेगा, अभिक्रिया नहीं करेगा। अब रगड़ दिए मान के चलो, तो रगड़ने के बाद अभी मैग्नीशियम रिबन साफ है। अब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल तेज ज्वाला के साथ जलेगा। मतलब इसका जो ज्वाला होगा वो बिल्कुल सफेद होगा, इतना इतना चमकीला ज्वाला होगा ना, बहुत चमकीली ज्वाला के साथ जो है मैग्नीशियम रिबन जलता है। जैसे दीपावली में छुरछुरी वगैरह जलाते हो ना, तो वही सब बहुत तेज बिल्कुल सफेद ज्वाला के साथ ये जलेगा। तो इससे अपने आंखों को बचाना है, ठीक है। तो कभी भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करो, मैग्नीशियम रिबन को जलाओ वगैरह, तो चश्मा वगैरह पहन के या फिर थोड़ा आंखों से दूर रख के, क्योंकि इसकी जो तीखी रोशनी है ना, वो बार बार अगर ऐसा करोगे तो आंखों को कहीं ना कहीं क्या कर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो इसकी ज्वाला कैसी होती है, सफेद ज्वाला होती है, बहुत तेज ज्वाला होती है। और मैग्नीशियम रिबन जो है ना, जब ये जलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बना लेगा, चूर्ण बना लेगा, ठीक है। ये चूर्ण बन जाएगा। इसका भी जो चूर्ण होगा वो कैसे रंग का होगा, सफेद होगा। चूर्ण कैसा होगा, सफेद। और क्योंकि ये मैग्नीशियम धातु है और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय। कैसे होते हैं, क्षारीय। तो जो इसका इस्तेमाल होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, अगर इसको पानी के साथ मिला दो, ठीक है, तो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया था, ऐसे ही ये भी बन जाएगा मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। और इसका इस्तेमाल एसिडिटी में किया जाता है एंटासिड के तौर पर। लेकिन इसमें और फ्लेवर भी मिलाया जाता है, तो ऐसे पीने पर बहुत कड़वा होगा, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझे बात को। इसका ज्वाला कैसा होता है, चूर्ण का कलर कैसा होता है, जलाने से पहले रगड़ा क्यों जाता है, क्लियर, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, क्लियर हो गया, ठीक है। अगर पूछा जाएगा संयोजन अभिक्रिया क्या होता है तो क्या बोलोगे बाबू, कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक ही नया पदार्थ बनाते हैं, मतलब एकल उत्पाद का अगर निर्माण करेगा तो अभिक्रिया क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में मैंने इसको पूरा डिस्कस किया कि कैल्शियम ऑक्साइड के और क्या क्या नाम होंगे, ये मैंने पूरा डिस्कस किया, ठीक है। इस वाले पार्ट में मैंने डिस्कस किया कि कोयले का दहन में क्या होगा, दहन कैसी अभिक्रिया होगा, ठीक है। मैंने ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया को बताया, ठीक है। कुछ पॉइंट यहाँ पर है मुख्य विशेषताएं में, ध्यान दो। मैंने एक इमेज के तौर पर, ताकि मैं कुछ चीजें अगर स्किप करूँ तो यहाँ से बता सकूं। लिखा हुआ इसमें हमेशा क्या होता है, एक ही उत्पाद बनता है, एक सिंगल प्रोडक्ट इसके अंदर बनेगा, मतलब तीर के उस तरफ जो होगा एक ही उत्पाद रहेगा, एक से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ ऊष्मा, प्रकाश या उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो सकता है, मतलब यह अभिक्रिया कराने के लिए हो सकता है, ऐसा हो कि इन सब का आवश्यकता पड़े। और अधिकांश जो संयोजन अभिक्रिया होता है वो कैसा होता है, ऊष्माक्षेपी। अगर पूछा जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, तो यही सब रिएक्शन लिखेंगे, बस लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता हो, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वो लोग लिखे नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, उसे नोट कर लेना अगर लिखना हो तो, ठीक है। उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी अगर निकलेगा तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। इन अभिक्रियाओं में समानता क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। ऊष्मा भी तो एक प्रकार की ऊर्जा है ना, ऊष्मीय ऊर्जा। तो अधिकांशतः क्या होता है, ऊष्मा निकलता है, ऊर्जा निकलता है, उसे हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जंग लगना हो गया, लकड़ी का जलना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के से जल बनना, कैल्शियम ऑक्साइड में जल डालने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनना, मैंने सारा रिएक्शन यहाँ पर करा दिया। ये सभी के सभी कौन सी अभिक्रिया हो गया, संयोजन अभिक्रिया। ये अभी बताए भी थे, सफेद ठोस एमजीओ बनता है, तेज चमक के साथ जलता है, ये सारी बातें मैंने क्लियर कर दी है, ठीक है। तो ध्यान रखना बाबू, संयोजन अभिक्रिया में कुछ खास और है नहीं, ठीक है।
तो ये सारा हो गया संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया को जनरली अपघटन अभिक्रिया भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहां आ जाते हैं, इसे थोड़ा सा पहले इसके परिभाषा पे फोकस कर लिया जाए कि क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया समझ में अगर आ गया तो इसका ठीक उल्टा होता है ये, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। मतलब ये देखो जरा ध्यान से इस पार्ट को, इस पार्ट में क्या नजर आ रहा है, क्या इस पार्ट में ऐसा नहीं लग रहा है पहले वाले पार्ट का उल्टा लिखा हुआ है, ए बी, और इधर ए अलग और बी अलग, जैसे दोनों में तलाक हो गया हो, दोनों यहाँ साथ साथ था पति पत्नी, दोनों अलग हो गया, ऐसा है ना। हालांकि ये सब चीजें यहाँ पर वो नहीं लेके चलना है, बस मजाक के तौर पर, समझाने के तौर पर। यहाँ ध्यान दो, ये एक क्या है, यौगिक है, और इसको कहीं ना कहीं ये टूट गया है अलग अलग दो प्रोडक्ट में। ठीक है, तो एक यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थ में टूटेगा तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया। वही लिखा हुआ है, जब एक यौगिक यानी जब एकल अभिकारक, देखो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, तो तीर के इस तरफ को हम लोग कहेंगे अभिकारक। तो जब एकल, एकल मतलब एक हो, तब एकल अभिकारक यानी सिंगल जो रिएक्टेंट होता है वो डिकम्पोज होता है टू और मोर देन टू प्रोडक्ट में। ठीक है, तो जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ का निर्माण करता है, यानी उत्पाद बनाता है, तो हम उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब टूटने के लिए कुछ चाहिए बाबू, कोई वजह चाहिए टूटने के लिए। ठीक है, तो इसके भी कई कई प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। अभी एग्जाम्पल के तौर पर भी करेंगे। क्या लिखा हुआ, इसमें केवल एक ही अभिकारक होते हैं। थोड़ा मैं समझा दूं। ठीक है, फिर लिखा हुआ है इस अभिक्रिया को कराने के लिए क्या चाहिए, या तो ऊष्मा देना पड़ेगा, या तो विद्युत धारा देना पड़ेगा, या तो प्रकाश देना पड़ेगा, तभी ये अभिक्रिया जो है पूरा होगा। और यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, और इसमें दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल वगैरह है ना, उस एग्जाम्पल में जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेके समझाता हूँ। ठीक है, वियोजन का ना एग्जाम्पल लेना है, वियोजन अभिक्रिया। देखो यहाँ कलर चेंज करना पड़ता है, वहां ब्लैक, यहाँ ये CaCO3, इसे हम लोग अलग अलग नाम से भी बोले थे, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, है ना। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसे ऊष्मा दिया जाता है, जब इसे हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है ना, तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से बना था, तो गर्म करने से कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकल भी सकता है। तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस निकल जाता है। तीर का निशान ऊपर का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। तो बचा क्या, उसको लिख दो, CO2 को हटा के लिख दो, आसान होगा लिखने में। तो CaO प्लस CO2। तो देखो इधर जो है वो क्या है, एगो था, तो ये एकल अभिकारक हुआ। तीर के बाएं तरफ जो होता है वो अभिकारक होता है, और ये जो है ये दोनों क्या हुआ, उत्पाद हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल। इंग्लिश में इसे कहा जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक है ऊष्मा देने से ये क्या हो गया, टूट गया, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया। चूंकि ये ऊष्मा देने से टूटा है, इसलिए इसका नाम हो गया ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्लियर है ये बात। ठीक है, तो ऊष्मीय वियोजन मतलब वियोजन अभिक्रिया के भी प्रकार है। अगर ऊष्मा देने से टूटा है तो ऊष्मीय वियोजन, अगर सिंपल सूर्य के प्रकाश में छोड़ दो, गर्म करने का जरूरत अलग से नहीं है, तो फिर प्रकाशीय वियोजन। और अगर न ऐसी छोड़ने ना ऊष्मा देने से टूटे, मतलब एकदम ढीठ आदमी है,
तो फिर मारेंगे करंट और का मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो फिर वो क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन या विद्युतीय वियोजन। देखो यहाँ पे मैंने इस वाले पार्ट को ही समझाया यहाँ पे, ठीक है। देखो जब किसी यौगिक को गर्म करने पर उसका अपघटन होता है तो उसे कहेंगे कौन सी वियोजन, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया गया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इससे क्या हो गया, निकल गया। जब ये टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराओगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो माचिस की तीली लेके जाओ सामने। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, आग को बुझा देता है, तो माचिस का जलता हुआ तीली जो है ना वो अपने अचानक क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। ठीक है, तो समझ जाना वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे एक एग्जाम्पल क्या होगा, जब लेड नाइट्रेट को गर्म करोगे, किसको गर्म करोगे, लेड नाइट्रेट को, जैसे यहाँ देखो, ठीक है। तो जब इसको गर्म किया जाता है, अब इसका नाम कैसे कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे क्या हो रहा है जरा समझना, दिख रहा होगा इतना। लेड जो होता है उसका संकेत Pb हो गया, और नाइट्रेट NO3, और NO3 का होल 2 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि लेड की संयोजकता 2 है और नाइट्रेट की संयोजकता 1 है। अभी इस 2 पर फोकस मत करो, ये वाला फोकस करो, PbNO3 ये वाला पार्ट। जब इसको गर्म किया गया ना तो इससे क्या हुआ कि इससे ऑक्सीजन गैस भी निकला। ठीक है, इससे कौन कौन सा गैस निकला, ऑक्सीजन गैस निकला, और इससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकला, और रह क्या गया, लेड का ऑक्साइड। ठीक है, तो देखो ये एक है और गर्म करने से ये 3 अलग अलग चीज बना है। तो एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक, जैसे यहाँ 3 है, उत्पाद बनाएगा, तो वियोजन है। तीर देखो, इस तरफ एक देखो, इस तरफ कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, यहां से सवाल क्या क्या पूछता है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा। तो ऑक्सीजन जो गैस है हम लोग जो श्वास के द्वारा लेते हैं, सांस के द्वारा, क्या वो कोई रंग होता है, तो यहाँ कोई रंग नहीं होगा। मतलब ये जो गैस है इसका तो कोई रंग नहीं होगा, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो NO2 है, इसका रंग जो होता है वो भूरे रंग का होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कौन से रंग का होगा बाबू, भूरे रंग का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। अब जो ध्यान देना, ये जो लेड का ऑक्साइड है वो होता है पीले रंग का, किस रंग का होगा, पीला रंग का होगा। तो इसका रंग पीला और इसका रंग कैसा होगा, भूरा। तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म करोगे तो भूरे रंग का धुआं निकलता है, किसके कारण, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के कारण। पूछेगा लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो कौन सी गैस बनेगी, तो गैस तो दो दो बन रही है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों। ठीक है, तो बोलेगा कौन सी गैस बनेगी, तो ये 2। क्या उत्पाद बनेगा, तो ये तीनों। बोलेगा पीले रंग का पदार्थ क्या बना, तो लेड का ऑक्साइड। भूरे रंग का पदार्थ क्या बना, यानी भूरे रंग का गैस, तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लेड नाइट्रेट से सवाल आएगा तो ये कर लोगे। क्लियर है। एक और रिएक्शन भी मैं कराऊंगा लास्ट में इसका, आयरन सल्फेट को हीट करके। अब इधर आ जाओ, इसको समझाने से पहले ये बता देते हैं। ठीक है, प्रकाश के द्वारा, जैसे होता है ना कुछ सीधे साधे बालक, उसको सिंपल समझा दो ना आराम से समझ जाता है, ए बाबू शांत रहो तो शांत रहेगा। ठीक है, तो वैसे ही है, ये ज़्यादा क्रियाशील तो है नहीं, तो उस कंडीशन में देखो ये क्या है, यहाँ पर AgCl सिल्वर क्लोराइड को लिया गया है। यानी जब किसी यौगिक के ऊपर प्रकाश, यानी विशेषकर सूर्य का प्रकाश अगर डाला जाए और उसी से उसका अपघटन हो जाए तो उसको कहते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन। देखो कैसे प्रकाशीय वियोजन कैसे होगा, ये तो उष्मीय वियोजन हो गया ना। जैसे AgCl, इसका भी संयोजकता 1, इसका भी संयोजकता 1, और इसको जैसे ही सनलाइट मिला, सूर्य का प्रकाश मिला, तो ये क्या होगा, इसका इसके अंदर जो मौजूद क्लोरीन है वो क्लोरीन टूटेगा, और मान लो अगर ये 2 लिया है तो Cl और Cl आपस में मिलकर Cl2 गैस बन के उड़ जाएगा। ठीक है, और क्लोरीन गैस के उड़ने के कारण ये जो Ag है यहाँ तो 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने 2 लिया है।
और क्लोरीन गैस को हमेशा Cl2 लिखा जाता है, इसलिए मैंने 2 लिया। ठीक है, तो अब ये जो रंग है, इसका रंग जो हो जाएगा ना, वो धूसर रंग का हो जाएगा। धूसर बोलो, धूसरा ना, धूसर। ठीक है, इसका कलर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर AgBr को लोगे, ध्यान देना बाबू, चांदी, सोना ये कम क्रियाशील धातु है, तो कम क्रियाशील धातु वाले यौगिक को सनलाइट में रखने से ही क्या हो गया, वियोजन हो गया। वो जो था वो ज्यादा क्रियाशील था इसके मुकाबले, उसको गर्म किया गया, कोई उससे भी ज्यादा कुछ रहेगा तो अभी की करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, नहीं टूटेगा। तो ये भी सनलाइट जब पड़ेगा तो Ag और Br2 में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, बस बन के, ऐसे तो ब्रोमीन द्रव में होता है। ठीक है, अब इन दोनों रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। देखो, एक है 2 में टूटा, एक है 2 में टूटा, ये भी कैसे अभिक्रिया हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि ये प्रकाश के कारण हो रहा है तो प्रकाशीय वियोजन। देखो यहाँ पर ये दोनों रिएक्शन लिखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर और क्लोरीन गैस अलग निकल गया, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर अलग और ब्रोमीन अलग। ध्यान देना, इन दोनों अभिक्रिया, मतलब पूछा जाएगा किसका इस्तेमाल श्याम श्वेत ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, तो इसी का लिखा हुआ है। AgCl और AgBr के प्रकाशीय अपघटन का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होता है ना, उसके अंदर किया जाता है इसका इस्तेमाल। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। सब में देख रहे हो तीर के इस तरफ एक है, इधर एक से अनेक है। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है। अब आते हैं इस पे कि जो उससे ना हो ना इससे हो, तब अब कोची होगा, तो जल पे फोकस करते हैं, H2O पर। ठीक है, H2O में क्या होगा, इसको हटा देते हैं, H2O। जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा, विद्युत धारा, तो 2 रॉड होगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो अलग निकलेगा और ऑक्सीजन गैस अलग निकलेगा। होगा क्या, ये जब होगा तो देखो जरा ध्यान देना, यहाँ पर ऐसे तो इस प्रकार से किया गया, मेनली बैटरी जब सप्लाई किया जाएगा तो एक जो रॉड होगा यहाँ पर, एक होगा पॉजिटिव, एक होगा निगेटिव, एक होगा माइनस में बाबू। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस वाला रॉड हो गया और ये प्लस वाला रॉड हो गया। ठीक है, इस प्रकार से मान लो। और अगर उल्टा करना है, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है इसमें, ऐसा देखो, अगर मान लो हम इसको मान लेते हैं प्लस, ये थोड़ा सा जो बनाया है ना डिजाइन, इसमें ये गड़बड़ है। ठीक है, अगर हम मान लो बैटरी को इस प्रकार से जोड़े, जैसे ये है और ये है, इधर प्लस है और इस तरफ क्या है, माइनस है। माइनस वाले पार्ट को हम लोग कह दिए, मान लो कि ये है कैथोड। ठीक है, और ये जो जुड़ा हुआ है इसे हमने कह दिया एनोड। एनोड जो हो गया पॉजिटिव हो गया, और कैथोड जो हो गया वो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक है, ऐसे जोड़ दिए बैटरी को। तो होगा क्या, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो टूटकर, जो हाइड्रोजन है वो मान लो कि H प्लस में टूट रहा है और O माइनस में टूट रहा है, तो ऐसे याद रखना H प्लस और O माइनस, ये प्लस वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए कहाँ जाएगा, माइनस वाले के पास जाएगा, तो वो इस रॉड पे जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर करके H और H दोनों मिलके H2 बन के क्या हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा। और ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, इस रॉड पे जाएगा और इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन त्याग कर करके, क्योंकि माइनस इलेक्ट्रॉन त्याग कर करके O2 बन के इस रॉड से निकलेगा। यानी एनोड पर मुक्त होने वाला गैस कौन सा होगा, एनोड पर जो गैस मुक्त होगा वो होगा ऑक्सीजन। ठीक है, और जो कैथोड पर गैस मुक्त होगा वो क्या होगा, वो होगा हाइड्रोजन। ठीक है, जो कैथोड पर गैस मुक्त होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन, और जो एनोड पर गैस मुक्त होगा वो क्या होगा,
ऑक्सीजन। मतलब याद रखना प्लस वाला माइनस वाले के पास और माइनस वाला प्लस वाले के पास, इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो जल का वैद्युत अपघटन जब किया जाता है तो याद रखना ये प्लस वाला है तो ये कहाँ जाएगा, माइनस वाले के पास। देखो कैसे याद रखना, ए और सी, ए से एनोड और सी से कैथोड। ये ए बी सी डी में ए पहले आता है तो इसको प्लस और इसको रख देना माइनस। तो प्लस वाले के पास कौन जाएगा, माइनस वाला, यानी इसके पास कौन मुक्त होगा, ऑक्सीजन प्राप्त होगा। और यहाँ कौन प्राप्त होगा, तो यहाँ कौन प्राप्त होगा, हाइड्रोजन प्राप्त होगा। ऐसे याद रख लेना। तो जल के वैद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, एनोड ऑक्सीजन, और कैथोड पे कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन। ठीक है, समझे बात को, इस चीज को जरा ध्यान रखना। तो ये हो गया कौन सी अब अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्लियर है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो ये अभिक्रिया जो हो गया हमारा वैद्युत अपघटन, या बोलेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया जो होते हैं वो होते हैं टोटल कितने तरह के, 3 तरह से। एक हो सकता है ऊष्मा के द्वारा, एक हो सकता है प्रकाश के द्वारा, और एक क्या हो सकता है, विद्युत धारा के द्वारा। इन तीनों तरीके से हम लोग करा सकते हैं कौन सी अभिक्रिया, ये वियोजन अभिक्रिया, ये तीनों तरीके से कराया जा सकता है। ठीक है, इसमें यही सब था। ठीक है, कुछ अन्य वियोजन अभिक्रिया जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा मैं इसको बता देता हूँ। इस वाले पे अगर मैं जूम करके दिखा दूँ, क्योंकि पेपर में यहाँ से भी सवाल आ जाता है, ध्यान देना। HGO है, ध्यान रखना सिंपल सी, इधर एगो है तीर का निशान और इधर 2 गो है, तो एगो टूटा 2 गो बना, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, मरकरी ऑक्साइड है, मरकरी और ऑक्सीजन निकल गया। ये देखो अमोनियम क्लोराइड है, जिसका सूत्र होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ये वाला पार्ट। NH4 हो गया अमोनियम, इसकी संयोजकता 1, और Cl इसकी संयोजकता 1, अमोनियम क्लोराइड। जब हीट किया जाएगा क्लोरीन गैस यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो क्लोरीन गैस, और जरा ध्यान देना NH4 प्लस तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन यहाँ H और Cl अलग होके क्या बन रहा है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, और क्या बन रहा है, अमोनिया। तो 2 गो बना है, तो ये भी कैसी अभिक्रिया हो गया, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब है पोटेशियम क्लोरेट, ये देख लो, यहाँ भी पूछा जाता है कौन सी अभिक्रिया, इधर 1 है और इधर 2 बना है। कितना बना है, 2 बना है, तो ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया हो गया, ये भी हमारा हो गया कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। कि पोटेशियम क्लोरेट जो है, क्लोरेट टूट कर पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा और साथ साथ में ऑक्सीजन गैस यहाँ से निकलेगा। तो ये भी हो गया हमारा वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कह सकते हैं। 10 क्लास के लेवल पर हमारा ये क्लियर हो जाता है। इसके अलावे भी और पूछा जा सकता है, जैसे FeSO4, जिसको कहते हैं आयरन सल्फेट, FeSO4, इसको हीट करने के बाद क्या बनेगा, वो हो गया। या हो सकता है NaCl, ठीक है, जलीय विलयन में है, इसको विद्युत धारा अगर प्रवाहित करेंगे तो भी। ठीक है, ये दोनों आप कमेंट करके बताना। ठीक है, NCERT में ये दोनों आपको दिया हुआ है। ऐसे ऊपर वाले में बता दूं, FeSO4 वाले में उसमें 2 गैस बनेगा, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ये दोनों गैसें बनेगी। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा रह जाएगा आयरन का ऑक्साइड रह जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना FeSO4 में 2 गैसें बनेगी, एक सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा सल्फर ट्राई ऑक्साइड, और साथ साथ में Fe2O3। ऐसा क्यों, आयरन की संयोजकता यहाँ 3 है और इसकी 2, 2 और 3, यानी ऐसे मान के चलो कि ये 3 था और ये 2 था, ये इसको 2 लाएंगे तो 6 हो जाएगा, इसको 3 लाएंगे तो भी 6 हो जाएगा। तो 2 और 3 Fe2O3, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ये भी एक प्रकार की कौन सी विक्रिया हो गया, वियोजन। इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो होगा क्या, ये माइनस है तो ये कहाँ जाएगा, प्लस वाले के पास। यानी प्लस वाला ABCD में A पहले आता है कि C पहले आता है, A आता है पहले। ऐसे याद रखने के लिए बता रहे हैं, ऐसे ही नहीं रट्टा मारना। A होता है पॉजिटिव, ये जाएगा, क्लोरीन गैस कहाँ जाएगा, एनोड के पास। तो सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन में क्लोरीन गैस कहाँ मुक्त होगा, जो क्लोरीन गैस मुक्त होगा वो किस पे मुक्त होगा, एनोड पर। ठीक है,
इस रिएक्शन को विशेष में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, इसलिए यहाँ पर हम अभी नहीं बता रहे हैं, ठीक है। विशेष तौर पर इसे हम कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 में। अभी याद रखो सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन में क्लोरीन गैस कहाँ पर मुक्त होगा, एनोड पर। क्लोरीन माइनस तो जाएगा प्लस वाले के पास, ठीक है। सोडियम पॉजिटिव जाएगा कहाँ पे, माइनस वाले के पास, यानी कैथोड के पास, ठीक है। इतना याद रखना। और नहीं तो ये पानी के साथ अगर रहेगा तो ये सोडियम जो है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है। हाइड्रोजन अलग निकलेगा वापस से, और हाइड्रोजन हमेशा कहाँ से निकलता है बाबू, क्योंकि प्लस है तो हमेशा निकलेगा कैथोड से। क्लियर है बात, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग, एक मिनट,